तो आज पेश है वचन का धनी। ये कवर चित्र है दोस्तों। नौबतपुर के राजा राज सिंह चित्र चितरंजन प्रजा वत्स न्याय प्रिय व दयालु राजा था। उसके राज्य में हर कोई सुखी था। एक बार अक्षर लेखा विज्ञान जोशी कुलानंद राजमहल में पधारे। जोशी कुलानंद जी, आप हमारा व हमारे परिवार के सभी सदस्यों का हाथ देखकर सभी का भविष्य फल बताइए। जो आज्ञा राजन। राजा चिंतारंजन ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को वहां बुलाया। सबसे पहले राजोशी कुलानंद राजन का चितारंजन का हाथ देखा। तत्पश्चात उसने राज परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ देखे। अंत में वह राजा चिंतारंजन के छोटे भाई जय रंजन के पुत्र विजय रंजन के हाथ देखा। ओह, विजयानंदन के हाथ की रेखाएं देखकर राजोशी कुलानंद चौंके। यह देखकर राजा चित्तानंदन ज्योताचार्य से कुलानंद से कहा, क्या बात है ज्योताचार्य जी, विजयानंदन का हाथ की रेखाएं देखकर आप चौंके क्यों पड़े? विजयानंदन की हस्तरेखा में ऐसा क्या देख लिया? राजन चित्तारंजन की हस्तरेखाओं को देखकर मैं क्यों चौंका, यह आपको एकांत में बताऊंगा। वो चित्तारंजन के कहने पर राज परिवार के सभी सदस्य कक्ष से बाहर चले गए। क्या बताइए चिंतारंजन जी, क्या बात बताना चाहते हैं? राजन, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु कहानी अवश्य पड़े पड़ेगी मेरी मानो। चित्तारंजन को इसी समय देश निकाला दे दीजिए। ज्योताचार्य जी की आप क्या कह रहे हैं? राजन, अतः अंत मैं जो कह रहा हूँ वही कीजिए, इसी में आपकी अरब की कुल की भलाई है। वो कैसे? तो सुनिए राजन। विजय रंजन के नक्षत्र बहुत बलशाली है और कुल कुलनाशक है। यदि आपने समय रहते नौबतपुर के राज्य से बाहर न निकाला तो आज से ठीक 15 दिन पश्चात राज्य के परिवार की विपत्तियों के बादल छा जाएंगे। ओह, क्या सचमुच? हाँ राजन, विजय रंजन की हस्तरेखाएं स्पष्ट रूप से इस बात का घोषणा कर रही हैं। यह तो बड़ी विचित्र बात बताई ज्योताचार्य। 5 वर्ष के अबोध बालक को मैं भला देश निकाला कैसे दे सकता हूँ? राजन, सोचना आपका कार्य है। मेरा फर्ज आपको आने वाले संकट के बारे में बताना था। मैं चला। चिंतारंजन की दुविधा में डालकर कुलानंद चला गया। उसी रात चिंतारंजन शयन कक्ष में लेटा हुआ था। मुझे विजयारंजन को देश निकाला देना चाहिए, क्या यह उचित रहेगा? चितारंजन जहाँ पोष में पड़ा। प्रजा के लिए प्रजा वत्स न्यायप्रिय दयालु राजा हूँ। यदि विजय रंजन को देश निकाला दे दिया तो प्रजा की नज़रों में गिर जाऊंगा। बहुत सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैं कुछ भी हो अबोध बालक विजय रंजन को देश निकाला नहीं दूंगा। इसी निर्णय पर पहुंचकर चितारंजन ने आंखें मूंद कर नींद सो गया। घटना के 16वें दिन। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ सेवक, तुम इतने घबराए क्यों हो? ओह महाराज, महारानी केतकी युवराज सहनशील अपने छोटे भाई जयरंजन की पत्नी सुहानी सभी विहागशील नौका विहार करते डूब गए। ओह भगवान, यह तूने क्या किया? चितारंजन हृदय दुखी से करा उठा। तुरंत ही झील में जाल डालकर शव की खोज की गई। अर्थात खोज के पश्चात झील में शवों का निकालना पड़ा। राजा चिंतानंद जय रंजन उस अपने परिवार का यह दुखद अंत देखकर अत्यंत दुखी थे। तभी ओह, क्या हुआ जयरंजन? पल भर में जयरंजन की चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। दोनों हाथ अपनी छाती पर दबाकर कराता हुआ बोला, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर से बाहर निकाल रहा है। जयरंजन, मेरे भाई घबराओ मत, राजवैद्य को बुलाता हूँ। और भैया, राजवैद्य को बुलाने के लिए कोई अवसर नहीं मिल, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। ऐसा न कहो जयरंजन, दुख की घड़ी में तुम मेरा साथ छोड़ो। भैया, मौत मेरे सामने खड़ी है। मरने से पहले मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो विजयरंजन, मैं वचन देता हूँ कि जो भी कहोगे उस बात को पूरा करूँगा। भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्यार पिता का प्यार की मेरे बाद मेरे विजयरंजन को पिता की प्यार की कमी महसूस न होने देना। आपके पुत्र की भांति पालना, इसकी रक्षा करना। जयरंजन, यह भी कोई कहने की बात है? विजयरंजन के सिवा मेरा दुनिया में कौन है?
विजयानंदन मैं विजयरंजन को पुत्र के समान पालूंगा। मेरी मृत्यु के बाद विजयरंजन ही देश का राजा होगा। इस बात का वचन देता हूँ। अपने प्राण पर खेल कर विजयरंजन को जीवित की रक्षा करूंगा। ओ भैया, मैं चैन से मर सकूंगा, कहकर जयरंजन की आंखें मूंद ली। अगले ही पल वह गर्दने को लुढ़क गई। यह देखकर जयरंजन, तुम मेरा साथ छोड़ गए। जोताचार्य कुल्लाचार्य का भविष्यवाणी सचमुच, मेरा परिवार क्षण भर में तहस नहस हो गया। और तत्पश्चात बड़े दुख वातावरण में चितारंजन के परिवार के सदस्य की चिता जलाई। चितारंजन की दुर्घटना के बाद गुमसुम सा रहने लगा। चितारंजन अब भी विजयरंजन को देखता सोचता, यह बड़ा बालक बड़ा मनोज है, इसी कारण हमारे परिवार का नष्ट हुआ है। अगले पल सोचता, नहीं नहीं, ऐसा मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जयरंजन को वचन दे चुका हूँ, जयरंजन से संदेह पूर्वक पालूंगा, अपना वचन भंग नहीं होने दूंगा। अतः विजयरंजन का लालन प्रकार उचित प्रकार से देख रेख में करने लगा। सिद्धि विजयरंजन को बाल सुलभ कार्य से चितारंजन को कठोर हृदय पिघला गया और वह विजयरंजन को बहुत प्यार करने लगा। विजयरंजन भी चितारंजन को अपना पिता मानने लगा। प्रतिदिन चरण स्पर्श करता, प्रणाम पिताजी, जुग जुग जियो चितारंजन। और इसी प्रकार धीरे धीरे 20 वर्ष व्यतीत हो गए। बालक पूर्ण युवा बन गया। कैसा सुदर्शन युवक बन गया चितारंजन, विजयरंजन। 20 वर्ष पश्चात ज्योतिषी कुलाचार्य ने एक बार फिर नौबतपुर पधारे और चितारंजन के बारे में, परिवार के बारे में पता चला तो राजन, आपने 20 वर्ष पहले मेरी बात नहीं मानी, अपने परिवार को सर्वनाश कर लिया। ज्योतिषी जी, होनी बड़ी बलवान होती है, उसे न रोक पा सके। अब मैं रोक सक रोक सकते हैं न मैं, सुनकर कुलानंद ठंडी सांस ली। तत्पश्चात राजन, जो हुआ सो हुआ, लाइए पुनः अपनी हस्तरेखाएं देखूं, आपकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। जोशी जी, मेरे हाथों की रेखाएं क्या कहेंगी। मैं तो 20 वर्ष पूर्व हो पर अपना कमाल दिखा चुकी हैं। और अनिच्छा से अपना हाथ कुलानंद की ओर बढ़ा दिया। कुलानंद ने बड़े ध्यान से चितारंजन की हस्तरेखा देखने लगा। चितारंजन की हस्तरेखा देखकर कुलानंद बुरी तरह चौंका और देखकर, क्या हुआ जोताचार्य जी, क्या मेरी हस्तरेखाएं एक बार फिर किसी अशुभ घटना की सूचना दे रही है। हाँ राजन, यह अशुभ घटना भी विजयरंजन के कारण आपको जीवन में घटेगी। यह अशुभ घटना क्या है जोताचार्य। राजन, विस्तार पूर्वक से तो मैं आपके इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, पर इतना जान लीजिए, सिद्धि विजयरंजन आपके खिलाफ बगावत करने वाला है। हाँ, यह आप क्या कह रहे हैं जोताचार्य। विजयरंजन तो हमसे बहुत स्नेह करता है, वह भले ही हमारे खिलाफ बगावत क्यों करेगा। राजन, विजयरंजन आपसे जितना भी स्नेह करता है, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसके प्रभावित होकर विजयरंजन आपके विरुद्ध हो जाएगा और आपको राजगद्दी से उतरने कर कैद खाने में डाल देगा। ओह, ऐसा हो सकता है। निसंदेह चिंतारंजन परेशान हो उठा और परेशान देखकर, राजन, मेरी मानो तो इस मुसीबत से बचने का एक काम करो। क्या राजन, 20 वर्ष पूर्व मेरी जो बात मानी उसे आज मान लो। आपके कहने का मतलब है कि हम विजयरंजन को देश निकाला दें। हाँ राजन, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आप विजयरंजन को देश निकाला दें, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। जोताचार्य, शायद आप नहीं जानते भी मैं वचन की आन क्या होती है। हमने मरते हुए अपने भाई को वचन दिया था कि हम विजयरंजन को अपने बेटे की तरह पालेंगे पोसेंगे। आपने वचन तोड़कर विजयरंजन को देश निकाला दे नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजन, आप बहुत हठी हैं और हठी के कारण आपके बुरे दिन आने वाले हैं। कोई बात नहीं जोताचार्य, बुरे दिनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। और इस घटना के 10वें दिन, पिताजी, महाराज, मैं वन में कैरेट खेलने जाना चाहता हूँ। युवराज, यह तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ, हमारे तुम्हें यहाँ खेत जाने पे किया गया है। चितारंजन आज्ञा लेकर विजयरंजन आखेट खेलने वन में चले दिए और वन में पहुंचे। वाह, कितना सुंदर हिरन है, मुझे इसका शिकार करना चाहिए। मुझे अपना घोड़ा हिरन के पीछे लुका दिया। अब आगे आगे हिरन को दाल मारता और पीछे पीछे विजयरंजन और सिर दी हिरण कुचाले भरता हुआ झाड़ियों में घुस गया
और विजय रंजन झाड़ियों को पार करके दूसरी ओर पहुंचा। हिरण यहाँ नहीं है, दिखाई दे रहा, वह कहाँ चला गया हुआ है। तभी उसकी दृष्टि एक पड़ी तभी उसकी दृष्टि एक पर पड़ी। कोई साधु नदी में जल भर रहा है, मुझे इसके पास चलकर हिरण के बारे में पूछना चाहिए। पता नहीं साधु हिरण को देखा हो। विजयनंद घोड़े से उतरा, साधु के पास चल दिया। निकट पहुंच गए। साधु, तुमने यहाँ से किसी हिरण को जाते देखा है? साधु गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। तुम मुझसे उस हिरण के विषय में क्यों पूछ रहे हो युवक? मैं उसका शिकार खेलना चाहता हूँ। युवक, यह निरीह जानवर अपने शौक के लिए मारना चाहता है। साधु की बात सुनकर विजयरंजन तड़ गई। साधु, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? नौबतपुर का युवराज विजयरंजन। जल्दी ही तुम्हें हिरण के विषय में बता दो। युवराज, मेरी बात मानो, उस बेजवान हिरण का पीछा करना छोड़ दो। शिकार के अलावा मन बहला के लिए और भी साधन है दुनिया में, उन साधनों में मन बहलाओ। हिरण को मारकर आप उसकी हत्या का पाप अपने सिर न लो। मूर्ख साधु, बहुत वाचाल हो तुम। लगता है तुम्हें इसकी दृष्टा की सजा मजा चखना पड़ेगा। साधु हंसा। युवराज, किसी प्रकार मेरी दुष्टता का मजा चखाओगे? जरा मैं भी तो जानूं। अभी लो, अभी दिखाता हूँ। और अगले ही पल, ओह युवराज, तुम बड़े गुमान हो। मेरे ऊपर भरे दरबार में तुमने पिताजी पर हाथ। युवराज, बहुत गुमान है तुम्हें अपने ऊपर। भरे दरबार में तुम्हारे पिता के हाथ तुम्हारी इस दृढ़ता का दंड न दिलाया तो मेरा नाम कृपाण नहीं हूँ। लगता है थप्पड़ खाकर भी तुम्हें अकल नहीं आई। साधु, मूर्ख साधु। युवराज, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और साधु क्रोध की दृष्टि विजयरंजन पर डाली और जबड़े बड़े बड़े डंग भरता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद साधु ने तो शिकार का सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर विजयरंजन बिना शिकार खेले ही उसी समय नौबतपुर वापस लौट गया। और जैसे ही वह नौबतपुर के महल में के बाहर पहुंचा, युवराज, महाराज आपकी इसी समय दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे इस समय दरबार में बुलाया, लेकिन क्यों? कारण मुझे नहीं पता युवराज। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं वस्त्र बदल कर सिद्ध महल पहुंचता हूँ। सेवक के आदेश से विजयरंजन ने अपने वस्त्र बदलने के लिए महल में चला दिया। वस्त्र बदल कर वह तुरंत ही दरबार में पहुंचा। अरे, ये तो वही साधु है जिसने मैंने वन में थप्पड़ मारा। तो क्या यह साधु वास्तव में पिताजी महाराज से मेरी शिकायत करने आया है? विजयरंजन राजा चित्तरंजन के सम्मुख जाकर बोला, पिताजी महाराज, आपने मुझे किस लिए दरबार में बुलाया है? वीरेंद्र, यह साधु तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। क्या सचमुच तुम्हें थप्पड़ मारा? सुनकर विजयरंजन से पुकाया, लेकिन क्यों? पिताजी, मैंने साधु को थप्पड़ मारा था। चित्तारंजन की बुटिया तन गई। पिताजी महाराज, इस साधु ने मुझे हिरण का शिकार करने के रोका और मैंने उद्दंडता से पेश आया, इसलिए मैंने साधु को थप्पड़ मारा। युवराज, क्या मानवता का पाठ पढ़ना उदंता है? किसी निर्जानों को बचाना उड़नता है? विजयरंजन चिंतन के प्रश्नों का उत्तर न देते बना। यह देखकर चित्तारंजन ने कहा, युवराज, तुमने इस देवता तुल्य साधु का अपमान किया है। इसके लिए हमारा आदेश है कि तुम इसी समय दरबार में इस साधु के अपने कृत्य की क्षमा मांगो। पिताजी महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज। यह साधु थप्पड़ मार कर तुमसे घोर अपराध किया है। तुम्हें साधु क्षमा मांगनी होगी। पिताजी महाराज, आदेश को टालना नहीं जा सकता। अब इस साधु से क्षमा मांगनी होगी। और मन ही मन क्रोध में कांपते हुए विजयरंजन ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, साधु महाराज, सचमुच मैंने बहुत बड़ा अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो। युवराज, मैंने मन में तुमसे कहा था, कर दिखाया, मेरा दिल को चैन मिला। और साधु पर विजय दृष्टि डालकर साधु दरबार से निकल गया। चिंतारंजन क्रोध में बुलबुलाता हुआ दरबार से अपने महल में पहुंचा। अरे, भरे दरबार में पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। एक साधु से मुझे भरे दरबार में क्षमा मांगनी पड़ी। दरबार में उपस्थित लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे। और वह सोच रहा था कि तभी एक सेवक ने उसके कमरे में प्रवेश किया। युवराज, प्रधानमंत्री सर्वजित इस समय आपसे मिलना चाहते हैं। और सुनकर वो चौंका। प्रधानमंत्री सर्वजित मुझे इस समय मिलना चाहते हैं? क्या कारण हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। कुछ
सोचकर उसने सेवक को कहा, जाओ प्रधानमंत्री को आदर से हमारे कक्ष में ले आओ। जो गया और कहकर सेवक बाहर निकल गया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री सर्वजीत विजय रंजन के कक्ष में थे। आइए प्रधानमंत्री जी बैठिए। बैठने के पश्चात, अब बताइए प्रधानमंत्री, आप इस समय मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? युवराज, इस समय आपसे पास केवल एक खेद प्रकट करने आया हूँ। खेद किस लिए? कैसा खेद प्रधानमंत्री जी? युवराज, आज बड़े दरबार में महाराज ने जिस प्रकार आपका अपमान किया था, उसके लिए आपसे खेद प्रकट करने आया हूँ। एक साधु से आपको क्षमा मांगने के कहकर महाराज ने ठीक नहीं किया। युवराज, प्रधानमंत्री, हमें इस घटना को याद न दिलाइए। जैसे भी हो, हम इस घटना को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है युवराज, यदि ऐसी बात है तो इस विषय में आपसे कुछ न कहूँगा, लेकिन महाराज आज आपके साथ अच्छा नहीं किया। शायद किसी ठीक ही कहा है कि सगा सगा होता है और सुतेला सुतल्ला। आखिर सुतल्ला ही होता है। यदि आप महाराज के सगे बेटे होते तो महाराज कभी आपके साथ अन्याय न करते। प्रधानमंत्री, यह बात कहकर आप बेशक महाराज का सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी महाराज मुझे सगे बेटे से ज्यादा स्नेह करते हैं। बस युवराज, बस युवराज, ज्यादा बड़ाई न कीजिए। महाराज देख लिया आज तुम्हारे प्रति उसका स्नेह। युवराज, यदि तुम चाहो तो इस अपमान का बदला ले सकते हो। कैसे? प्रधानमंत्री, महाराज के खिलाफ बगावत करके। यह क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं महाराज के खिलाफ बगावत? लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री, नौबतपुर की राजगद्दी एक दिन तो मुझे मिलने वाली है, फिर बगावत किस लिए क्यों करूं? क्योंकि ऐसा करने से तुम महाराज से अपने अपमान का बदला ले सकोगे, दूसरे नौबतपुर की गद्दी के स्वामी बन जाओगे। युवराज, बहुत बोले हो आप। जरा यह सोचो, महाराज अकारण ही बड़े दरबार में इस प्रकार अपमान कर सकते हैं, तो वे समय आने पर आपके स्थान पर किसी दूसरे को राजगद्दी सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी बात हमें जच रही है। युवराज ने समस्त सेवकों और सैनिकों को अपने साथ मिला चुका हूँ। अब आपके कहने की देर है। बता बताइए हमें क्या करना है? इतना कहकर प्रधानमंत्री धीरे से विजय रंजन को अपनी योजना समझाने लगे। सारी योजना समझाने के बाद प्रधानमंत्री जी, योजना आपने अच्छी बनाई है, तो चलिए युवराज, इसी समय चलकर योजना को कार्यान्वित करते हैं। दोनों चितारंजन के महल की ओर चल दिए। चितारंजन कक्ष में पहुंचे तो रात हो चली थी और चितारंजन सैया पर सोने की कोशिश कर रहा था। विजय रंजन और प्रधानमंत्री के साथ एक साथ चितारंजन चौंक कर सैया से उठ बैठा और सर्वजीत ने विजय रंजन को सैया के पास पहुंचा। दरबार महाराज, बड़े दरबार में आपने मेरा अपमान करके चैन चैन की नींद सोने की चेष्टा कर रहे हैं। युवराज, तुम्हारे कथन का अभद्र टपक रही है। तुम इतने उद्दंड अब कब से हो गए? तुम्हें यह पता नहीं पिता से किस प्रकार बात की जाती है? हूँ किसका पिता? कैसा पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। विजय रंजन, तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, कान खोलकर सुन ले। बहुत दिनों तक राजगद्दी का सुख भोग लिया, आज राजगद्दी का सुख भोगूंगा। प्रधानमंत्री, लगता है विजय रंजन का दिमाग फिर गया है, तभी यह इस प्रकार अनगढ़ बातें बक रहा है। युवराज सुनकर प्रधानमंत्री हंस पड़े। महाराज, दिमाग युवराज का नहीं, अब तो आपका फिर गया लगता है, तभी आप जानकर भी वास्तविकता को नहीं पहचानना चाह रहे। युवराज जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। ओ, तुम भी विजय रंजन के साथ मिल गई हो? प्रधानमंत्री, मैं अभी तुम दोनों को इंतजाम कर देता हूँ। क्रोध में कांपते हुए चितारंजन ने ताली बजाते हुए कहा, अरे कोई है? हा हा हा। तुम तो चार सैनिक कक्ष में आए। चितारंजन ने आदेश दिया, तुरंत इन दुष्टों को पकड़कर बाहर कारागार में डाल बंद कर दो। यह आदेश पाकर सैनिक चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर, क्या बात है सैनिकों, तुम मेरा आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? चितारंजन, ये तुम्हारे नियापत्य हमारे सैनिक हैं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। अब ये हमारे आदेश का पालन करेंगे। वक्त बदल चुका है चितारंजन, तुम विश्वास नहीं हो रहा मुझे, अभी सबूत दिए देता हूँ। प्रधानमंत्री सर्वजित ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस बूढ़े शेर को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिक तुरंत ही आगे बढ़कर चितारंजन को पकड़ लिया और फिर भी खींचकर कक्ष से बाहर ले जाने लगे। वह दिन वह दिन दिन आने दो महाराज। चितारंजन
तू भी इस दुष्ट सर्वजीत के साथ मिल गया। याद रख, एक दिन अपने कृतज्ञ पर पछताएगा। चितारंजन विजय रंजन का कोई जवाब नहीं दिया। अगले पल सैनिक कक्ष से बाहर ले गई। तत्पश्चात, युवराज, आज आप हमारे नए महाराज हैं। इतनी जल्दी यह सब कुछ हो जाएगा, इसका मुझे गुमान भी न था। विजय रंजन ने मुख से प्रशंसा की रेखाएं खिंच आई। यह देख युवराज, तमाम सैनिकों और से सेवकों को हम अपनी ओर मिला लिया और नौबतपुर की प्रजा अपने विश्वास में ले लेना है। तत्पश्चात शेर दी, आपको नौबतपुर का नया राजत्व घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन प्रधानमंत्री सर्वजीत ने दरबार में घोषणा करी। बड़े दुख के साथ घोषणा की जाती है, महाराज चित्तरंजन का कोई अता पता नहीं। सुबह होने पर सेवक उनके कक्ष में गए। शयन कक्ष खाली था। पता नहीं महाराज कहाँ चले गए। हम उनकी खोज में चारों दिशाओं में गुप्तचर भेज रहे हैं। हमें विश्वास है गुप्तचर सिद्धि महाराज को खोज निकालेंगे। और यह घोषणा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई इस घोषणा को सुनकर दुखी हो गई, हर कोई इस था। उधर कैद खाना में कैदी चिंतामग्न सोच रहा था। जब विजय रंजन को सर्वजीत ने मुझे कारागार में डलवा ही दिया, मुझे मार भी सकते हैं। इसलिए मुझे दोनों को अपने चाल में सफल हो मुझे कारागार से भाग लेना चाहिए। चिंता रंजन ने गुप्त रास्तों से परिचित था। वह उठा और कारागार की दीवार में 5 मुक्के मारे। अगले ही पल वो चित्तरंजन ने गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो गया और तत्पश्चात पुनः दीवार में 5 मुक्के मारे रास्ता बंद हो कर दिया और चित्तरंजन गुप्त रास्ते से आगे बढ़ चला। कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस प्रकार चोरों की बातें नौबतपुर से जान बचाकर भागना हुआ। कुछ देर बाद गुप्त रास्ते से होता हुआ नगर के बाहर वन में आ निकला और कारागार के रखवाले सैनिकों को जाकर प्रधानमंत्री को सूचना दी। प्रधानमंत्री, महाराज चित्तरंजन कारागार से गायब है क्या? ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो लगता है चित्तरंजन किसी गुप्त रास्ते से भाग निकला है। वह सोचने लगा, चित्तरंजन भाग गया तो कोई बात नहीं, मुझे अपनी बनाई पूर्व योजना का थोड़ा परिवर्तन करना होगा। और 10वें दिन सर्वजीत अपनी पत्नी चारुलता से बोला, चारू, मैं कल विजय रंजन नौबतपुर का राजा घोषित करने वाला हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप विजय रंजन को नौबतपुर का राजा घोषित करने वाले हैं? आप तो स्वयं नौबतपुर के राजा बनने की बात कह रहे थे, फिर अचानक यह परिवर्तन। चारू, तुम बहुत बोली हो। तुम सियासत की बातें को भला तुम क्या जानो। देखना कल बड़े दरबार में क्या चाल चलने वाला हूँ। और वन में चित्तरंजन की भेंट जोताचार्य कुलानंद से हुई। महाराज, आप इस हालत में वन में? हाँ जोताचार्य जी, आपकी भविष्यवाणी इस बार भी सत्य हुई। मैं कुछ समझा नहीं राजन। चित्तरंजन ने विजय रंजन और सर्वजीत की षड्यंत्र के बारे में कुलानंद को बताया। सारी बात जानकर, यह आपके साथ विजय रंजन ने अच्छा नहीं किया राजन। यदि आप चाहते हैं कि विजय रंजन को कृतज्ञ की सजा मिले, इस कृतज्ञ की सजा चखा सकता हूँ। वह कैसे? मेरे पास ऐसा मार्क मंत्र है जिसका 101 बार जाप करने से आदमी किसी भी शत्रु को दूर बैठे ही प्राण ले सकता है। आप उस मंत्र के जाप से विजय रंजन को मार सकते हैं। नहीं जोताचार्य जी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं विजय रंजन का पिता को वचन दिया हुआ है। मैंने अपने प्राण पर खेल कर विजय रंजन के जीवन की रक्षा करूंगा। तब तब तुम बताओ, अपना दिया वचन भंग करने के विजय रंजन का हित कैसे कर सकता हूँ जोताचार्य जी? राजन, मैं तो आपके केवल समझा रह सकता हूँ, समझा न समझना आपका काम। कुलानंद सिर दी वहां से चला गया और चित्तरंजन आगे बढ़ गया। उधर सर्वजीत ने देशमुख नाम के आदमी को अपने महल में बुलाया। देशमुख, हम जानते हैं तुम किसी भी आदमी की लिखाई हूबहू नकल कर सकते हो। आज तुमने महाराज चित्तरंजन की लिखाई की नकल करनी है। और जो आज्ञा प्रधानाचार्य जी।
बताइए मुझे क्या लिखना है। ठीक है, लिखो। और देशमुख ने तुरंत लिखना आरंभ किया। मैं महाराज चित्तरंजन घोषणा करता हूँ। सर्वजीत जो जो बोलता गया, देशमुख वही वही पत्र में लिखता चला गया। और पत्र लिखने के पश्चात, लाओ देशमुख, ये तुम्हारा पुरस्कार। ध्यान रहे इस बात का किसी को पता न चले कि तुमने क्या पत्र में लिखा था। यह पत्र, यह मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखूंगा प्रधानमंत्री जी। और अगले दिन दरबार में प्रियजनों, हमें गुप्तचरों द्वारा चारों ओर महाराज की खोज करवाई, लेकिन महाराज कहीं पता नहीं चला। और राज सिंहासन महाराज की अनुपस्थिति में कई दिन से खाली पड़ा है। इसलिए आप लोगों की सहमति से युवराज विजय रंजन को नौबतपुर का नया राज घोषित किया जाए। और विजय रंजन की घोषणा सुनकर दरबार में उपस्थित लोगों सवर में, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें विजय रंजन को अपना नया राजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, युवराज विजय रंजन, राजमुकुट पहनाता हूँ। और प्रधानमंत्री ने थाल राजमुकुट आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले थाल में राजमुकुट को उठाता, ठहरो। प्रधानमंत्री ने चौंक कर आदमी को देखा। कौन हो तुम? मैं मंगलदास और महाराज का चित्तरंजन का पत्र लेकर आया हूँ। तुम महाराज का पत्र लाए हो, लेकिन महाराज कहाँ हैं? आप इस पत्र को पढ़ लीजिए, आप स्वयं पता लग जाएगा कि महाराज इस समय कहाँ हैं। लाओ, यह पत्र हमें दो। और मंगलदास ने आगे बढ़कर पत्र पत्र प्रधानमंत्री को दे दिया। वो सर्वजीत ने ऊंची आवाज में पत्र पढ़ा। मैं महाराज चित्तरंजन घोषणा करता हूँ कि विश्वासघाती विजय रंजन को कैद में डाल दिया जाए और स्वामी प्रधानमंत्री सर्वजीत नौबतपुर का नया राजा घोषित कर दिया जाए। विजय रंजन ने राजगद्दी की खातिर हमें मारना चाहा, लेकिन हम जान बचाकर कैद से भाग निकले। हमें राज सुख से विरत हो गए और तपस्या करने हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। हमारे आदेश को तुरंत पालन किया जाए। राजा चित्तरंजन। और विजय रंजन की चिट्ठी पट्टी गुम हो गई। श्रवण आते ही ओले पड़ गए। राजा बना नहीं कि महाराज चित्तरंजन की यह पत्र आ गया, मेरी खैर नहीं। और दरबारी क्रोध से भड़क उठे। तो विजय रंजन के कारण महाराज राज्य छोड़ कर गए हैं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए विजय रंजन को गिरफ्तार कर लिया जाए। सर्वजीत ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, विजय रंजन को ले जाकर कारावास में बंद कर दीजिए। आधे सैनिक विजय रंजन की ओर बढ़े। यह देखकर प्रधानमंत्री जी, इन सैनिकों को रोको। चुप रहो दोस्त। अच्छा हुआ समय पर महाराज ने पत्र मिल गया, वरना हम तो तुम्हें राजा बनाने चले थे। जरूर तुमने सर्वरंजन की कोई चाल है। इस दुष्ट जाल में बुरी तरह फंस गया हूं, मेरा बचना मुश्किल है। और सिद्धि सैनिकों ने विजय रंजन को पकड़ लिया। ले जाओ इस विश्वासघाती को हमारी नजरों के सामने से। सैनिक तुरंत ही विजय रंजन को पकड़ कर ले गए और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वारी किस्मत, राजा बनते बनते कैदी बन गया। और राजा दरबार में सर्वजीत कह रहा था, प्रजाजनों, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको न राजा स्वीकार करते हैं। महाराज चित्तरंजन के आदेश का हम स्वीकार करते हैं। इस समय सर्वजीत को नया राजा घोषित कर दिया गया। आज मेरी योजना सफल हुई। मैं अपनी योजना को सफल बनाने के मैंने अपने क्या क्या पापड़ बेले। उसी शाम सर्वजीत खुशी में झूमता हुआ कारागार में विजय रंजन के पास पहुंचा। देखो विजय रंजन, राजा बनकर मैं कैसा लग रहा हूँ। सर्वजीत, तूने मेरे साथ बहुत घृणित चाल खेली है। तूने जो चाहे मुझे तुझे मिल गया तुझे जो चाहा तुझे मिल गया। अब मुझसे एक प्रार्थना है। मुझे जीवन मैं जीवित रहकर कैदी बनकर मानसिक यातना नहीं झेल सकता। मैं मैं जीवित रहना मैं जीवित रहूंगा तो हर पल मेरी अंतरात्मा मुझे इसलिए कचोटती रहेगी, जैसे सपोले कहने कहने पर आकर मैंने देवता तुल्य पिता के साथ विश्वासघात किया। मुझे मुझे मार दे। सुनकर सर्वजीत ठाका लगा के हंस पड़ा। हा, विजय रंजन, तू क्या समझता है तुझे इतनी जल्दी मर जाने दूंगा? नहीं, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं, ऐसा न करना, मुझे मार दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। सर्वजीत विजय रंजन की एक न सुनी और हाका लगाता हुआ वहां से चला गया। इस घटना को घटे कई माह
बीत गए। चित्तारंजन वन में भटकता हुआ कंदमूल खाता अपना जीवन गुजारता। एक दिन जब वह वन में भटक रहा था, आप मेरी राजन आप जीत गए, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कौन सी कौन है आप, कैसी परीक्षा की बात कर रहे हैं? राजन, मैं देवता इंद्र हूँ। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके साथ यह नाटक खेला। कैसा नाटक? राजन, मैं 20 वर्ष पूरे हमारे देवताओं में इस विषय में बहस छिड़ी गई कि पृथ्वी के राजा हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा सत्यवादी और वचन का धनी कौन सा राजा है। तब एक शोर में तुम्हारा नाम लिया था और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम ज्योताचार्य कुलानंद के वेश में बार बार तुम्हारे पास आए और तुम्हारे वचन से डिगाने की बार बार प्रयत्न किया, लेकिन तुम हर बार अपने प्रयत्न में सफल रहे। इस इसलिए आज हम तुम्हें सामने निष्कोच हार मानते हैं और तुम्हें वचन का धनी मानते हैं। तो यह सब आपका किया धरा था देवराज, लेकिन आपने यह छल मेरे परिवारजनों जो मुझसे छीन लिया। राजन, इसका शोक न करें, उसका अंत विधाता ने इसी प्रकार लिखा था। और आप नौबतपुर में जाकर राज काज संभालिए और युवराज विजयानंदन को कैद से छुड़ाइए। विजयानंदन कैद में, लेकिन उसे कैद किसने किया? दुष्ट सरोजित नौबतपुर का राजा बन बैठा और राजन उसी ने विजयरंजन को कैद किया है। ओह, तो यह विजयरंजन के साथ बुरा हुआ, लेकिन मैं अकेला सरोजित को कैसे कैद से छुड़ा सकता हूँ देवराज। अब बाजी मेरे हाथ नहीं, सरोजित के हाथों में है देवराज। उसकी फिक्र न करो राजन, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लो। और इंद्र के आदेश पाकर चित्तारंजन ने आंखें मूंद ली और कुछ देर बाद आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, यह क्या? यह तो मैं अपने दरबार में खड़ा हूं। और उसे दरबार में खड़ा देख सरोजीत चिल्लाकर बोला, ए भिखमंगे, कौन है तू? पहले अगले ही पल देवेंद्र वहां प्रकट हुए। धूर्त सरोजीत, तू भिखमंगा कह रहा है? वह इस देश के राजा चित्तारंजन। क्या चित्तारंजन है? हाँ, अच्छी तरह आंखें खोलकर देख सरोजीत। सरोजीत हक्का बक्का सा चित्तरंजन को देखने लगा। तब इंद्र ने दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, सज्जनों, मैं इंद्र राजा चित्तारंजन को ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा जिसने सरोजित को राजा बनने की घोषणा की गई हो। वह सरोजित की ही एक चाल थी, कहकर इंद्र ने सारी बात विस्तार से समझाई। इंद्र ने भारी सारी बात जानकर, ओह सरोजित, ऐसा किया? हम सरोजित को नहीं छोड़ेंगे। और अगले ही पल, सरोजित, तूने हमारे प्रिय राजा के साथ विश्वासघात किया, तेरी यही सजा है। और कुछ देर में सरोजित को पीटने में जुट गई। ओह, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सरोजित घातक वारों से बेदम होकर गिर पड़ा और तत्पश्चात बुरे के साथ बुराई का फल मिल गया। अब आप जाकर विजयरंजन को कारागार से मुक्त कराइए। जो आज्ञा देवेंद्र। और चित्तारंजन ने उसी समय कारागार से विजयरंजन के पास मुक्त कराया। पिताजी, महाराज, मुझे क्षमा कर दी। मैंने दुष्ट सर्वजित के कहने में आकर आपको बहुत अपमान किया है। युवराज, वह घटना एक दुर्घटना थी। उस घटना को भूल जाए तो हितकर होगा। विजयरंजन अपनी भूल का एहसास हो चुका था। चित्तारंजन वापस नौबत कर रात संभाल लिया। समाप्त दोस्तों।